मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अटैक्ड। वेल, सबसे पहली चीज फ्रेंड्स जो किसी भी प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन या उनकी मौत के बाद होती है वो ये है कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद को रद्द कर दिया जाता है और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पीएम की जगह ले लेते हैं। लेकिन इंडिया के लास्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी के 2004 में रिजाइन करने के बाद ये कुर्सी आज तक खाली ही है। तो ऐसे में प्रेसिडेंट रूलिंग पार्टी के सबसे सीनियर मेंबर को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर देते हैं, तब तक के लिए जब तक रूलिंग पार्टी खुद से अपना कोई लीडर ना चुन लेती है। अब ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि रूलिंग पार्टी के सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर को ही एक्टिंग पीएम बनाना पड़ेगा, लेकिन ये चीज हमेशा से ही फॉलो होते आई है। जैसे कि नेहरू जी के मौत के बाद कांग्रेस के सबसे सीनियर मेंबर गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन 13 दिन बाद कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री को अपने लीडर के रूप में सिलेक्ट किया और फिर वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। पर ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी ने सिलेक्ट कर दिया तो वो इंसान तुरंत प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लोकसभा में जब तक मेजॉरिटी लोग नए कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर की तरह स्वीकार नहीं करते तब तक वो इंसान प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। अब समझो कि किसी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिले तो फिर तभी प्रेसिडेंट जनरल इलेक्शंस डिक्लेयर कर देते हैं। पर सिर्फ राजीव गांधी का केस यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी की मौत हुई थी तब उसी दिन तभी के प्रेसिडेंट जियानी ज़ैल सिंह ने डायरेक्टली राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था और जैसे ही एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर या अगला प्राइम मिनिस्टर आ जाता है तो पीएम की सारी पावर्स उसे दे दी जाती है। जैसे कि नया प्राइम मिनिस्टर आते ही अपने हिसाब से सारे डिपार्टमेंट्स के लिए किसे मंत्री बनाना चाहिए इसका सुझाव प्रेसिडेंट को दे देते हैं, जिसे फिर प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है और फिर नए पीएम ही इंडियन डिफेंस फोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के भी नए पॉलिटिकल हेड बन जाएंगे। यानी इंडिया के बॉर्डर से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी या स्ट्रैटेजी जो बनती है उन्हें इंप्लीमेंट करने की पावर इनके पास होगी। साथ ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग और दूसरे देशों के साथ ट्रीटी या प्लान साइन करने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ही जाते हैं। अब समझो और भगवान न चाहे कि कल को मोदी जी को कुछ हो जाता है, तभी भी बीजेपी को पार्टी में से एक लीडर सिलेक्ट करना होगा और अगर उसे लोकसभा में मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं तो वही इंसान अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा और अगर नहीं मिलते तो फिर एक बार जनरल इलेक्शंस होंगे। पर ये तो हुई गवर्नमेंट के स्थिति की बात। अब देखते हैं कि उस वक्त देश की क्या स्थिति होगी। इंदिरा गांधी को मारने वाले और कोई नहीं बल्कि उनके खुद के 2 सिख बॉडीगार्ड्स थे, जिसके बाद पूरे देश में एंटी सिख रायोट्स की शुरुआत हो गई थी। सिर्फ 4 दिनों में करीबन 8000 सिख लोगों को बेरहमी से मार डाला गया था। इन दंगों में अटैकर्स आयरन रॉड्स, चाकू, केरोसिन और पेट्रोल लेकर जबरदस्ती सिख लोगों के घरों में घुसकर, उनके दुकानों में घुसकर उन्हें मार रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज को जला रहे थे। कई जगहों पर तो बसों और ट्रेन्स को रोककर सारे सिख पैसेंजर्स को उतार के जलाया जा रहा था, उन पर एसिड फेंका जा रहा था और ऐसे खून खराबे भरे मंजर कई दिनों तक इंडिया के बड़े बड़े शहरों के सड़कों पर खुलेआम देखने मिल रहे थे। सिर्फ न्यू दिल्ली में ही 3000 से ज्यादा सिख्स की ट्रक्स भर के लाशें पड़ी थी और इंडिया के कुछ 40 शहरों में मारे गए सिख लोगों की गिनती 8000 से 17000 तक पहुंच गई थी। और इसीलिए ये समझना गलत नहीं होगा, जो इंसान मोदी जी पर अटैक करेगा उसके धर्म या कास्ट वाले दूसरे भारतीयों को भी इसी तरह बेरहमी से मारा जा सकता है, टॉर्चर किया जा सकता है, पूरे देश में आतंक का माहौल फैल सकता है। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जैसे आप जानते हो अभी दिवाली का मौसम आ रहा है और दिवाली में हम सभी को मिलती है छुट्टियां। और जानते हो छुट्टियां और ज्यादा फन और इंटरेस्टिंग कैसे होती है? वेल, जब इसमें हमें गेमिंग भी करने मिलता है और गेमिंग का नाम जब भी आता है तो मेरे सामने बस एक ऐप आता है और वो है विंजो, जहां पर आप लूडो, क्रिकेट, कॉल ब्रेक, पूल जैसे 70+ गेम्स खेल सकते हो और जीत सकते हो 50 लाख तक का कैश प्राइस। आप यहाँ पर फ्री और पेड दोनों तरीके से गेम्स खेल सकते हो और क्रिकेट फुटबॉल देखने वाले यहाँ पर आप अपनी फैंटेसी टीम्स बना के भी जीत सकते हो और सारे ही गेम्स में आपको रियल प्लेयर्स मिलेंगे, तो जीतना भी इजी है एकदम और अपना सारा कैश प्राइस इजीली विड्रॉ कर सकते हो पेटीएम, यूपीआई और बैंक ट्रांसफर के थ्रू। इधर विंजो स्टोर भी है जहां पर आपको मिलेंगे फ्री फायर डायमंड्स इंडिया में चीपेस्ट प्राइस पर और बिगेस्ट ब्रांड्स लाइक मिंत्रा, हॉटस्टार, डोमिनोज एटसेट्रा के डिस्काउंट कूपन्स भी। सो पैसे जीतो भी और पैसे बचाओ भी। और यहाँ पर 7 दिन रोज स्पिनर घुमाने पर केटीएम, रॉयल एनफील्ड, आईफोन 13 भी जीत सकते हो। अभी डाउनलोड करोगे तो 50 रुपीज का बोनस भी मिलेगा। लेकिन अगर राजीव गांधी जैसा केस रहा, यानी किसी दूसरे देश के इंसान ने या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मोदी पर अटैक किया, तो उस समय दंगे के होने के चांसेस कम है, पर पूरे देश में अशांति जरूर फैलेगी। ये तो जाहिर बात है, जिस वजह से आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट पूरे देश पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं और इसी वजह से कई रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे कि लोग कहां तक, कब तक बाहर रह सकते हैं और वर्स्ट केस सिनेरियो में तो शायद पूरी तरह लॉकडाउन ही कर दिया जाए।
अब जानते हैं कि उस इंसान के साथ आखिर क्या होगा जो पीएम को असैसिनेट करने की कोशिश करेगा। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन में जो 2 लोग इन्वॉल्व थे, उसमें से एक को तो वहीं के वहीं इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स ने शूट कर दिया था। दूसरा एक्यूज्ड और उसका एक साथीदार जो भाग चुके थे, उन्हें पकड़कर कोर्ट के सामने रखा गया। उन दोनों को ही आईपीसी की धारा 307 के तहत डेथ पेनल्टी दे दी गई थी। अब अगर मोदी जी की बात करें तो उनके प्रोटेक्शन के लिए 24/7 उनके आसपास स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और एनएसजी यानी ब्लैक कमांडोज के 100 से भी ज्यादा ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। प्लस वो जिस स्टेट में जाते हैं वहां की पुलिस भी पूरे रास्ते पर तैनात खड़ी होती है। और ऐसे में अगर कोई अटैकर मोदी जी पर अटैक करने का सोचता भी है तो उसे वहीं के वहीं या तो शूट कर दिया जाएगा या उसे पकड़कर 3rd डिग्री पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा। और बता दूं, ये पूछताछ क्राइम पेट्रोल में दिखाई गई पूछताछ की तरह नहीं होती। जब इंदिरा गांधी के एक हत्यारे को पूछताछ के लिए लेकर गए थे, तब सबसे पहले इंटरोगेशन के लिए दिल्ली क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट गया था, और फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो, और फिर सीबीआई, और यहाँ तक कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ ने भी उसे इंटरोगेट किया था। उस आरोपी को इन सारे डिपार्टमेंट्स ने 5 सालों तक चैन की सांस लेने नहीं दिया था, और वो उसे तब तक इंटरोगेट करते रहे जब तक हत्या का हर एंगल और पर्पस क्लियर नहीं हो गया। अब अगर मोदी जी पर हमला होता है तो ऑब्वियस है कि तभी भी देश के बड़े से बड़े इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इसमें शामिल होंगे ही, और अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद वो इंसान दोषी पाया जाता है तो उसे तुरंत फांसी की सजा दे दी जाएगी। वैसे तो इंडिया में जल्दी से किसी को फांसी की सजा नहीं दी जाती, लेकिन ऐसे एक्सट्रीम केसेस में गुनहगार को फांसी देने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। पर अब समझो कि मोदी जी पर अटैक करने वाला कोई भारतीय नहीं बल्कि दूसरे देश का इंसान था, तो उससे वर्ल्ड वॉर 3 तक होने के चांसेस हो जाते हैं। क्यों और कैसे, ये जानने के लिए जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी। दरअसल 1908 में ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ने अपने पड़ोसी देश बोस्निया पर कब्जा कर लिया था, जिससे ऑब्वियस है बोस्निया के काफी सारे लोग नाखुश थे और उनकी ये नाराजगी बीच बीच में दंगे फसाद के रूप में बाहर आती थी। लेकिन ये सब जानते हुए भी 1914 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फर्डिनेंड फ्रांस बोस्निया गए थे। तब उनके साम्राज्य से गुस्से हुए कुछ नेशनलिस्ट ने फर्डिनेंड फ्रांस के ड्राइवर के एक गलत टर्न लेने पे फर्डिनेंड और उनकी बीवी को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट कर दिया था, जिसके सिर्फ 1 ही घंटे में दोनों की मौत हो गई। उस वक्त अपने उत्तराधिकारी की मौत का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया हंगेरी ने अपने पड़ोसी जर्मनी से सपोर्ट मांगा। जर्मनी ने हाँ बोला और दोनों देशों ने मिलकर सर्बिया, जिसमें बोस्निया आता है, पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उतने में सर्बिया के एलाय रशिया ने अपने फोर्सेस को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जिसे देख जर्मनी ने रशिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। पर फिर रशिया पर वॉर डिक्लेयर होने पर रशिया के एलाय फ्रांस ने भी अपने फोर्सेस को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिस वजह से जर्मनी ने फिर फ्रांस पर भी वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद फ्रांस के एलाय ब्रिटेन ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह एक देश के उत्तराधिकारी के मरने के कारण इन सारे देशों ने एक दूसरे पर वॉर डिक्लेयर करके इतिहास के सबसे घमासान युद्ध की शुरुआत कर दी। तो अब बताओ, सिर्फ एक उत्तराधिकारी के मरने से इतना सब कुछ जब हो गया, तो अगर इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान को दूसरे देश में किसी ने मार दिया तो वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे। पर चलो, ये तो सारी वो चीजें हैं जो हो सकती है, लेकिन कई बार मोदी जी पर हमला करने की कोशिश की गई इन द पास्ट। जैसे कि एक कोशिश के बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में ही देखा था, जिसको इशरत जहां केस के नाम से जाना जाता है। दरअसल 2004 में गुजरात पुलिस के क्राइम ब्रांच ने लश्कर-ए-तैयबा के 4 लोगों का एनकाउंटर किया था, क्योंकि वो मोदी जी को असैसिनेट करने वाले थे। लेकिन जब ये केस कोर्ट में गया, तब लगभग 5 साल चलने के बाद 2009 में अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एसपी तमंग ने इस इंसिडेंट को फेक एनकाउंटर करा दिया था। इसके साथ ही उन्होंने ये स्टेट किया था कि एनकाउंटर किए गए चारों, इशरत जहान, जावेद गुलाम शेख, अमजद अली राणा और जीशान जोहर को पुलिस मुंबई से उठाकर अहमदाबाद लेकर गई थी, जहां फिर उनका एनकाउंटर कर दिया गया था। जिसके बाद ये केस क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास गया, जिन्होंने केस में शामिल 7 पुलिस ऑफिसर्स को मर्डर के लिए एक्यूज करते हुए एक चार्जशीट फाइल की। इसमें कई सारे सोर्सेज ने यह प्रूव कर दिया कि ये फेक एनकाउंटर था। फिर भी अब तक इसमें शामिल ऑफिसर्स को सजा नहीं मिली है और ये केस अभी भी सीबीआई के कोर्ट के सामने चल रहा है। पर मोदी जी पर एक्चुअल हमले की कोशिश हुई थी 2013 के जनरल इलेक्शन के बाद, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए चुनाव लड़ रहे थे और पटना में उनकी रैली निकलने वाली थी। उसी दिन 2007 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान और रेलवे स्टेशन में 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसमें करीबन 5 लोगों की मौत हुई और 89 लोगों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। उस वक्त तुरंत बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। जब उन्होंने जगह की छानबीन की, तब उन्हें वहां पर 2 अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स मिले,
जब इस पूरे हादसे की चार्जशीट फाइल की गई तब उसमें यह स्टेट किया गया था कि इस सब कुछ में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का हाथ था और वो मोदी जी को इसीलिए मारना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि मोदी जी गोधरा रायट्स के लिए जिम्मेदार थे। अब वैसे तो इस केस में करीबन मेन सस्पेक्ट्स 20 से 23 थे, जिसमें से 11 अरेस्ट हुए, पर अक्टूबर